नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधे 18th सेंचुरी इंग्लैंड। सोच के देखिए एक ऐसे टाइम को जहां कविता सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं बल्कि एक तेज धार तलवार थी। एक ऐसा हथियार जिसे पॉलिटिशियंस को नीचा दिखाने और समाज की कमियों को सबके सामने लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो आखिर सवाल यही उठता है ना, कि ये कवि करते कैसे थे ये सब। उन्होंने सिंपल राइमिंग लाइंस को इतने पावरफुल अस्त्र में कैसे बदल दिया जो सोसाइटी के सबसे ताकतवर लोगों पर भी चोट कर सकता था। चलिए इस कमाल की कला के पीछे का राज जानते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और इन काव्यक हथियारों को ठीक से समझने के लिए पहले उस जमाने को समझना जरूरी है। आखिर ये ऑगस्टन एज था क्या? लेट्स सेट द सीन। बेसिकली ऑगस्टन एज इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के पहले आधे हिस्से को कहते हैं। उस टाइम पर ये 3 रूलर्स थे, क्वीन एन, जॉर्ज 1 और जॉर्ज 2। ये बस एक टाइम फ्रेम है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। लेकिन इस नाम में ही एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ी आयरनी। उस दौर के राइटर्स ने इसका नाम रोमन एम्परर ऑगस्टस के नाम पर रखा था, जिनका राज आर्ट्स और लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है। पर वो अपने टाइम की तारीफ नहीं कर रहे थे। असल में ये एक ताना था, ये दिखाने के लिए कि उनका अपना करप्ट समाज उस रोमन आइडियल से कितना नीचे गिर चुका था। तो ये जो राइटर्स सैटायर लिखते थे ना, उसके 2 मेन स्टाइल थे, और ये स्टाइल भी उन्होंने एंशिएंट रोम के 2 बड़े कवियों से ही उठाए थे। चलिए देखते हैं ये 2 तरीके क्या थे। यहां आप देखेंगे कि दोनों स्टाइल्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है होरेशियन सटायर, जिसका टोन हल्का फुल्का, विटी और मुस्कुराता हुआ है। इसका मकसद है लोगों को उनकी कमियों पर हंसाकर उन्हें सुधारना। और दूसरी तरफ है जुवेनेलियन सटायर। ये गुस्से से भरा है, तीखा है। इसका काम सुधारना नहीं, बुराई पर सीधा हमला करके उसे जड़ से उखाड़ देना है। एक दोस्ती में आईना दिखाता है तो दूसरा दुश्मनी से वार करता है। तो हमने जमाना समझ लिया, स्टाइल समझ लिया। अब आते हैं असली हथियारों पर। वो कौन से लिटरेरी टूल्स थे, कविता की वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिन्होंने इनके शब्दों को इतनी पावर दी। इस दौर का सबसे पॉपुलर हथियार था द हीरोइक कपलेट। सिंपल भाषा में समझें तो ये 2 लाइन के शेर जैसा था। हर 2 लाइन आखिर में राइम करती थी, जैसे आ, बी, सी। इसका स्ट्रक्चर इतना बैलेंस्ड और परफेक्ट था कि कोई भी बात एकदम पंच लाइन की तरह लगती थी, यादगार और असरदार। अलेक्जेंडर पोप की ये लाइन इसकी पावर का बेस्ट एग्जाम्पल है। टू err इज ह्यूमन, टू forgive डिवाइन। मतलब गलती करना इंसान की फितरत है, माफ करना फरिश्तों की। अब आप देखिए, इसमें ह्यूमन के ऑपोजिट डिवाइन है, एयर के ऑपोजिट forgive। भले ही इस एक लाइन में राइम ना हो, पर इसका जो बैलेंस है ना, वही हीरोइक कपलेट की आत्मा थी। एकदम कॉम्पैक्ट और पावरफुल, जो हमेशा के लिए याद रह जाए। अब अगला हथियार तो और भी मजेदार है, मॉक हीरोइक। इसमें टेक्निक ये थी कि किसी छोटी मोटी बेकार सी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करो जैसे वो कोई महाभारत की लड़ाई हो। ये जो कॉन्ट्रास्ट पैदा होता था, उससे वो मामूली चीज अपने आप में एक मजाक बन जाती थी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पोप की कविता द रेप ऑफ द लॉक। इसमें एक कार्ड गेम को ऐसे डिस्क्राइब किया है जैसे कोई भयानक जंग चल रही हो, और एक लड़की के बाल की लट काटने को ऐसे दिखाया है जैसे कोई बड़ा शहर तबाह हो गया हो। इससे पोप उन अमीर लोगों पर हंस रहे थे जो ऐसी फालतू बातों को इतना सीरियस लेते थे। एक और क्लेवर टूल था जुग्मा। पोप ने क्वीन एन के लिए लिखा, हियर दाउ ग्रेट एना whom 3 realms obey, sometimes counsel take and sometimes tea। यहाँ टेक वर्ड 2 चीजों के लिए यूज हुआ है, काउंसिल यानी सलाह लेना और टी यानी चाय पीना। अब सोचिए, देश चलाने की गंभीर सलाह और चाय पीने को एक ही लाइन में बराबर रख दिया। कितना सटल और शार्प ताना था ये। हम इतनी देर से पोप का नाम ले रहे हैं, तो चलिए अब मिलते हैं इस युग के सबसे बड़े उस्ताद से, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ ऑगस्टन सैटायर, अलेक्जेंडर पोप। तो पोप इतने शार्प सैटिरिस्ट बने कैसे? इसकी वजह थी कि वो एक आउटसाइडर थे। एक प्रोटेस्टेंट देश में वो कैथोलिक थे, तो उन्हें हमेशा अलग थलग रखा जाता था। ऊपर से वो फिजिकली डिसेबल्ड भी थे। इस वजह से उन्होंने सोसाइटी को हमेशा एक किनारे से, एक क्रिटिकल नज़र से देखा। और जब आप बाहर से देखते हैं तो आपको कमियां साफ नजर आती। उनकी एक फेमस रचना तो द रेप ऑफ द लॉक है, जिसकी हमने बात की। ये बिल्कुल होरेशियन स्टाइल में है, हल्का फुल्का मजाक, मॉक हीरोइक तरीके से। और इसका टारगेट था अमीर लोगों का दिखावा और उनकी बेकार की लड़ाइयाँ। लेकिन ये मत सोचिए कि पोप सिर्फ हंसी मजाक ही करते थे। उनकी एक और रचना है, द डंसियड, और ये बिल्कुल अलग है। ये एकदम गुस्से से भरा जुवेनेलियन अटैक है। इसमें वो मूर्खता की देवी का राज्याभिषेक करवाते हैं। बेसिकली ये बैड राइटर्स, कमर्शियलिज्म और समाज में फैलती बेवकूफ़ी पर एक डायरेक्ट हमला। अच्छा,
पोप के टाइम में एक और अजीम सिटायरिस्ट थे, जोनाथन स्विफ्ट। अगर पोप का सिटायर एक सर्जन के स्कैल्पल जैसा था जो प्रिसिजन से काटता था, तो स्विफ्ट का सिटायर एक भारी हथौड़े की तरह था। उनका अंदाज कहीं ज्यादा डार्क, जमीनी और अक्सर शॉक करने वाला होता था। स्विफ्ट इंसान की असलियत दिखाने में कोई रहम नहीं करते थे। उनकी कविता वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट इस बात पर तीखा कमेंट है कि कैसे आपके दोस्त भी आपके मरने के बाद आपको झट से भूल जाते हैं। और उनकी एक और कविता है द लेडीज ड्रेसिंग रूम। इसमें तो उन्होंने सुंदरता के सारे ख्याली पुल तोड़ दिए, उस दौर की गंदी सच्चाइयां सामने लाकर। ये पोप से कहीं ज्यादा डायरेक्ट और अनकंफर्टेबल सटायर था। तो इतने सारे राइटर्स और उनकी कविताओं को देखकर एक बात तो साफ है कि इन लोगों को कुछ चीज़ें बहुत परेशान कर रही थीं। आखिर वो कौन से बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर ये इतनी आवाज़ उठा रहे थे? उनकी राइटिंग में कुछ टेंशन बार बार नजर आती हैं, जैसे नेचर यानी असलियत और आर्ट यानी बनावट के बीच की लड़ाई। उनके लिए लंदन जैसा शहर प्रोग्रेस का सिंबल नहीं था, बल्कि क्राइम और बुराई का अड्डा था। पॉलिटिक्स में उस टाइम की दो पार्टीज, टोरीज और विग्स की लड़ाइयों का वो खूब मजाक उड़ाते थे। और सबसे बड़ा डर उन्हें डलनेस यानी बेवकूफ़ी से था। उन्हें लगता था कि ये एक ऐसी ताकत है जो धीरे धीरे पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देगी। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए। आज के ज़माने में सोशल मीडिया, मीम्स और ट्वीट्स के इस दौर में जहां हर कोई सटायरिस्ट है, क्या आपको लगता है कि सटायर ने अपनी वो कला, वो धार खो दी है जो पोप और स्विफ्ट के पास थी? क्या आज का सटायर भी उतना ही असरदार है? सोचेगा ज़रूर। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।